कनाडा ने उस घटना के आरोपियों को एक ठीक ठाक समर्थन दिया। ये घटना है फ्लाइट 182 के ब्लास्ट की। जब आप इन्वेस्टिगेशन वाला पहलू सुन रहे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि इतनी बड़ी घटना को कोई देश इतना असंवेदनशील तरीके से कैसे ले सकता है। इसको पहुंचना था हीथ्रो एयरपोर्ट, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने से 45 मिनट पहले लगभग 7:14, 15 या 16 मिनट के बीच में ये रडार से गायब हो जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि जहाज के टुकड़े, जहाज में लगी हुई आग दिखाई दे रही है अटलांटिक महासागर में, आयरलैंड के पास। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। और मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच में जो चल रहा है वो सबको विदित है। हर व्यक्ति को जानकारी है कि संबंध इस समय लगभग तार तार होने के कगार पर हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब जब भारत और कनाडा के बीच में संबंध खराब होते हैं तो एक शब्द बड़ा चर्चा में आता है, खालिस्तानियों को सपोर्ट करना कनाडा का। और जब जब खालिस्तानी सपोर्ट की बात आती है, ना चाहते हुए भी एक ऐसी घटना का जिक्र जरूर उठता है जिसमें भारत कनाडा पर यह आरोप लगाता है कि कनाडा ने एक बहुत बड़ी घटना की जांच ठीक से नहीं की, या कनाडा ने उस घटना के आरोपियों को एक ठीक ठाक समर्थन दिया। यह घटना है फ्लाइट 182 के ब्लास्ट की, जो 23 जून 1985 को ब्लास्ट किया और 329 लोगों की उसमें डेथ हो गई। क्या है यह घटना? आज इस घटना को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगा। मेरी इस घटना के 3 पहलू हैं। पहला पहलू, घटना क्या थी। दूसरा पहलू, जब इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हुई तो उसमें क्या बातें सामने आई। जब आप इन्वेस्टिगेशन वाला पहलू सुन रहे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा कि इतनी बड़ी घटना को कोई देश इतना असंवेदनशील तरीके से कैसे ले सकता है। तीसरी बात, बाद में जो लोग आरोपी थे आखिरकार उनका क्या हुआ। क्या भारत ने उनका अपने हिसाब से हिसाब बराबर किया, या वो भी किसी ऐसी ही दुर्घटना का शिकार हुए, या उन्होंने वहीं पहुंचे वो जहां पर उन जैसे पापी लोग डिजर्व करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज की मेरी इस कहानी में आप जुड़े रहिए और वास्तव में आपको इस घटना को सुनने के बाद जरूर एहसास हो जाएगा कि ये कनाडा वास्तव में मतलब इनको ऐसा लगता है कि बचा रहे अपना घर, फूक जाएं सबके घर। इसी क्रम में मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, 23 जून 1985 की सुबह इंडियन एयरलाइंस का एक विमान फ्लाइट नंबर 182 टोरंटो से, एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी। टोरंटो से इसे जाना था पहले हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, वहां से इसको दिल्ली और दिल्ली से इसको मुंबई आना था। जैसे ही यह टोरंटो एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, इसको पहुंचना था हीथ्रो एयरपोर्ट, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरने से 45 मिनट पहले लगभग 7:14, 15 या 16 मिनट के बीच में ये रडार से गायब हो जाता है। वहां पर उड़ रहे अन्य जहाजों से एटीसी संपर्क करता है कि साहब, एक जहाज जो टोरंटो से कहां आ रहा था, एक जहाज जो टोरंटो से कहां हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, यह जहाज कहीं रास्ते में गायब हो गया। क्या जहाज आपको दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, जहाज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी पता चलता है कि जहाज के टुकड़े, जहाज में लगी हुई आग दिखाई दे रही है अटलांटिक महासागर में, आयरलैंड के पास। यह कंफर्म हो चुकी थी कि यह जहाज ब्लास्ट कर चुका है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी दुखद घटना यह रही कि 329 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से सिंगल आदमी भी नहीं बचा। नवजात बच्चे तक थे। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर गया, कोई जलकर मर गया, कोई डूब कर मर गया, और सारी लाशें भी रिकवर नहीं की जा सकी। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही बचाव दल शुरू हुआ तो कुछ जो पता चला कि जितने भी लोग थे, 329 लोग इस फ्लाइट में सवार थे, वो सारे के सारे मारे गए। क्या हुआ? जांच से पता चला कि जहाज जब आयरलैंड के आसपास था, जब आयरिश एयर फ्लाइट एयर जोन में था, तब इसमें एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कहां हुआ आप जानते हैं? हवाई जहाज की एक संरचना होती है। जब हवाई जहाज उड़ता है तो ऊपर आप पैसेंजर होते हैं, नीचे कार्गो वाला एक जगह होती है। टोरंटो से ये लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जा रहा है, ये कार्गो वाला सेक्शन होता है, जहां पर कभी अगर आपने हवाई जहाज से यात्रा की हो तो उसमें नीचे की तरफ लगेज रखा जाता है। यहीं पर एक टाइम बॉम्ब रखा गया था। पहला प्रश्न, टाइम बॉम्ब आया कहां से? टाइम बम कहीं से भी आया हो, जांच क्यों नहीं हुआ? कौन था टाइम बम रखने वाला? अभी एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे। ये ब्लास्ट करता है और ये आयरलैंड के आसपास अप्रोक्स एरिया ऑफ डेब्रिश, ये यहां पर आकर लगभग डूब गया। पूरा
प्लेन फट चुका था, सारे लोग मारे जा चुके थे। बड़ी विभत्स घटना थी, जिसके कुछ मंजर मेरे आप पीछे आप इमेजेस में देख सकते हैं। यह है घटना, लेकिन घटना से ज्यादा हम लोगों को रुचि है इस बात को जानने में कि वास्तव में बात क्या थी। और धीरे धीरे शुरू हुई इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन। जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन सुनेंगे तो आपको कनाडा के असली चरित्र पर पता चलेगा। और याद रहे कि जिस समय यह घटना हुई है उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो थे। सही समझे आप, वही पियरे ट्रूडो हैं जो जस्टिन ट्रूडो के पापा हैं। इंदिरा गांधी है ना, कई बार इंदिरा गांधी उन पर यह आरोप लगा भी रही थी कि थोड़ा सा संभल के चलो, हमारे देश के खिलाफ तुम्हारे यहां कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन पियरे ट्रूडो को क्या फर्क पड़ता था। लेकिन जाने दीजिए, पियरे ट्रूडो के बाद फिर कभी कहेंगे। आइए वापस आते हैं घटना के इन्वेस्टिगेशन पर। आप इस घटना को इन्वेस्टिगेशन करें, आप इस घटना की पूरी जानकारी समझें, इसके लिए आपको कुछ समय पहले जाना होगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत आजाद हुआ 1927 के बाद से ही एक अलग खालिस्तान को लेकर एक मांग बलवती हो उठी थी पंजाब सूबे में। इस मांग को लेकर जो कुछ अब तक होता रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे पीछे कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 साल में पूरी दुनिया से जहां जहां खालिस्तान समर्थक लोग रह रहे हैं उनके हाथों में इस तरह के पोस्टर और इस तरह के जुलूस और प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है। ऐसे इमेजेस आपको दुनिया में जगह जगह देखने को मिलते हैं। जब खालिस्तान की डिमांड उठने लगी तो धीरे धीरे जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को जन्म दिया। ब्लू स्टार आप जानते हो, जर्नैल सिंह भिंडरा वाला एक शख्स जो खालिस्तानी समर्थक था, बाद में उस लेवल पे आ गया कि भारत की संप्रभुता के लिए वो खतरा हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जान माल की खूब हानि होने के साथ साथ जर्नैल सिंह भिंडरा वाला भी मारा गया। उसके रिएक्शन में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी जी की हत्या होने के बाद एक बड़ा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला नंगा नाच दिल्ली की सड़कों पर खेला गया, जिसे दिल्ली दंगे कहते हैं। दिल्ली दंगों के माध्यम से एक बहुत बड़ी रिएक्शन हुई। देखिए, यह कुछ ऐसा चल रहा था कि इधर से एक्शन, फिर रिएक्शन, फिर एक्शन, फिर रिएक्शन। इधर ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, दिल्ली दंगे और पूरी दुनिया में जहां जहां सिख रहते थे और उनको भाई बेचैनी होना एक स्वाभाविक बात थी। सिखों की इसी बेचैनी को आधार बनाया कुछ संगठनों ने जिनके इरादे भारत के प्रति पूर्णतः नापाक थे। एक ऐसा ही व्यक्ति था परमार। कौन था? एक ऐसा ही शख्सियत जिसका नाम परमार था। इस परमार ने क्या किया? तलविंदर सिंह परमार इसका नाम है। तलविंदर सिंह परमार ने क्या किया कि एक संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था बब्बर खालसा। बब्बर खालसा नामक इस संगठन ने और तलविंदर सिंह परमार ने कसम खाई कि वो भारत सरकार का और हिंदुओं का ठीक ठाक नुकसान करेगा। देखिए, ये लोग पहले इस पर आरोप था कि इसने पंजाब में 2 पुलिस अफसर्स की हत्या की। उसके बाद ये किसी तरीके से जमानत पर आया या जेल से बाहर आया, वहां से ये कनाडा चला गया। कनाडा जाकर ये नागरिकता ले लेता है। इसने वहां की सिख कम्युनिटी में इस प्रकार की बातों को फैलानी शुरू की कि देखो, दिल्ली में जो हुआ है, सिखों के खिलाफ जो हो रहा है, हमें खालिस्तान पर जो रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान नहीं मिल रहा है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। हमें एकजुट होकर भारत सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसने धीरे धीरे वहां पर अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। यह वो समय था कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी अमेरिका यात्रा पर जाने वाले थे। इसके निशाने पर राजीव गांधी भी थे। इस बात के इनपुट्स कनाडा की खुफिया एजेंसी को थे कि इसके निशाने पर राजीव गांधी भी हैं। इस पर नजर रखी गई। हालांकि राजीव गांधी जी का दौरा सकुशल संपन्न हुआ। जैसे ही दौरा सकुशल संपन्न हुआ, कनाडा की एजेंसीज ने इस पर नजर रखनी बंद कर दी। लेकिन ये अपने धीरे धीरे अपने काम में लगा रहा, क्योंकि इसको बदला लेना था भारत सरकार से। और फाइनली इसने कुछ लोगों के साथ मुलाकात की। जैसे एक शख्स हुआ करता था रियात करके, एक शख्स रिपुदमन सिंह मलिक है। इन सब लोगों को इसने इकट्ठा किया। ये लोग कौन थे? इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि इसने कहा था कि लगभग मैं 50,000 हिंदुओं को मारूंगा, मैं 1984 में हुए दंगों का बदला लूंगा। रिपुदमन सिंह मलिक जो वहां के कनाडा की सिख कम्युनिटी में ठीक ठाक पकड़ रखता था, इसको भी इन्होंने क्या किया, अपने खेमे में इसने शामिल कर लिया। और एक खूंखार योजना, एक नापाक योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देता है परमिंदर सिंह परमार। इस परमार साहब ने क्या किया कि इसने जैसे ही योजना बनानी शुरू की, यह सब कनाडा में हो रहा था।
ये लोग इस तरह की बातें करते थे कि 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया जाएगा। जो गुरुद्वारे थे, गुरुद्वारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, और नारे लगने के साथ ये इनपुट्स हैं। ऐसा कोई देश नहीं है। देखिए, जब हम कोई इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो उस इंग्लिश फिल्म में जनरली देखना, अब जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी होगी, कैसी है ना, देखते हैं हम लोग जासूसी फिल्में, तो हमें यूरोपियन या अमेरिकन फिल्में दिखाई जाती हैं। यानी कि माना जाता है कि इन लोगों का खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है। इस खुफिया तंत्र के सामने गुरुद्वारों में भारत सरकार भारतीय लोगों के खिलाफ साजिशें खुलेआम रची जा रही थी। बट पियरे ट्रूडो को क्या फर्क पड़ता? उनको लगता था कि झगड़ा हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम के बीच में है। ना तो कनाडा को इससे कोई मतलब है, ना कैनेडियन लोगों को इससे कोई मतलब है। हमसे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। मतलब साफ थी कि भूरे लड़ मर रहे थे और गोरों को कोई चिंता नहीं थी। ये सब लोग इकट्ठे हुए, बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक एक संगठन बना। इस संगठन ने साफ किया कि वो भारतीयों के खिलाफ ऐसे साजिशें रचेगा जिससे भारत सरकार हिल जाएगी। खालिस्तान समर्थक होने के नारे लगाना। दूसरा, ये साफ कहता था कि एयर इंडिया के जो जहाज हैं, एयर इंडिया के जहाज आसमान से टपकेंगे। मतलब हमारी साजिशें, हमारे निशाने पर एयर इंडिया के जहाज हैं। इस बात के ठीक ठाक इनपुट कनाडा की सरकार के पास थे। और ये भी जो रियात रियात है, इसने टाइम बॉम्ब बनाने का सामान वहां से खरीदा। कहां थी कनेडियन एजेंसीज? क्या कनेडियन एजेंसीज सब जानते हुए आंख नीचे हुई थी? बिल्कुल आंख में, क्योंकि उनको लगता था हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है। धीरे और सिखों से साफ कहा गया कि आप एयर इंडिया की जहाज से कोई यात्रा ना करें। वो धीरे धीरे, मतलब आप देखते, ये कहानी है, एक किताब में इस बात का जिक्र है कि जब एयर इंडिया के जो जहाज होते थे उसमें कोई सिख दिखाई नहीं देता था। सिख ब्रिटिश एयरवेज से जो है अपनी यात्रा कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये 3-4 बातें काफी थी कि हिंदुओं के खिलाफ या एयर इंडिया के खिलाफ या भारत के खिलाफ कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश जो है रची जा रही है। साजिश रचने के क्रम में सबसे पहले इंतजाम किया गया सूटकेसेस का, नकली टिकटों का और टाइम बॉम्ब का। और आखिर में वो तारीख आती है 22 जून की तारीख। मेरे प्यारे साथियों, 22 जून की तारीख को एक जगह पड़ती है वैंकूवर, कनाडा में एक जगह पड़ती है वैंकूवर। वैंकूवर में एक शख्स जिसका नाम मनजीत सिंह था, वो कहता है कि मुझे एक टिकट चाहिए। 22 जून, घटना थी 23 जून की। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 22 जून की तारीख को मनजीत सिंह नामक एक शख्स कहता है कि मुझे भारत की जो फ्लाइट 182 है, जिसे कनिष्क बोलते थे, हवाई जहाज का नाम कनिष्क था, बोइंग कंपनी का जहाज था, कि मुझे भारत की एक टिकट चाहिए। वहां पर जो एक एजेंट है, सिक्योरिटी एजेंट, कहता है कि भाई मेरे पास कोई अभी तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं हो सकता सवारी ज्यादा हो या आप अचानक से आए तो आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा। वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो? वो रौबदार अंदाज में कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी अपने भाई से भी बात कराता हूं, और अगर तुम मुझे टिकट नहीं दे सकते तो कम से कम मेरा सामान तो लॉग इन कराइए। ये सामान था मनजीत सिंह शख्स का एक सूटकेस। वो सूटकेस, उसका सामान वैंकूवर से उस जहाज में लोड कर दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये वही सूटकेस था जिसमें टाइम बॉम्ब था, और ये वही टाइम बॉम्ब है जो कनिष्क जो हवाई जहाज है जिसमें यहां पर रखने के बाद ब्लास्ट होगा। यही वो सूटकेस था। मनजीत सिंह नामक ये शख्स जो अपने सूटकेस को लोड करा देता है हवाई जहाज के कार्गो वाले उसमें, यही सूटकेस में बॉम्ब रखा हुआ था। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए। वैंकूवर से ये फ्लाइट चलकर पहुंचती है टोरंटो। टोरंटो में एयर इंडिया के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजियां हो रही थी कि हम ये जहाज आसमान से टपकेंगे, कोई भी सिख एयर इंडिया से यात्रा ना करे, हम बदला लेंगे, हम मतलब हिला कर रख देंगे भारत सरकार को, तो एयर इंडिया ने कनाडा की सरकार से कहा था कि साहब बात ऐसी है कि हमें खतरा है, हमारे जहाजों में जो भी लगेज जाए उसकी जांच कराएं आप। ठीक है, एक तो इंसान की जांच हो और एक क्या हो, लगेज की जांच होनी चाहिए। आज तो बड़ी हाईटेक जमाना है, उस समय इस लगेज की जो जांच होती थी वो जांच होती थी या तो एक्सरे मशीन से, किससे, या तो एक्सरे मशीन से जांच होती थी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन एक्सरे मशीन खराब थी, मैनुअली जांच हो रही थी। मैनुअली जांच हो रही थी एक मशीन से जिसका नाम PDD-4 था। मेरे प्यारे साथियों, PDD-4 नामक ये मशीन जब किसी सामान के पास लाई जाती थी तो अगर विस्फोटक इस PDD मशीन से 1 इंच दूर है तो ही ये बीप बीप करती थी। मनजीत सिंह नामक इस शख्स का जो सूटकेस, जिसको वैंकूवर से लोड किया गया, क्योंकि ये वैंकूवर से पहले इसको टोरंटो आना था, टोरंटो से जहाज में जो फ्लाइट इंडिया के लिए आनी है वो टोरंटो से थी। ऐसी फ्लाइटों को कनेक्टिंग फ्लाइट्स कहते हैं।
वहां पर टोरंटो में जब PDD-4 नामक मशीन ने उसको जांच किया तो बीप बीप की आवाज सुनाई दी, बट कैनेडियन एजेंसीज इग्नोर इट। कैनेडियन एजेंसीज ने इसको इग्नोर किया और ये सूटकेस टोरंटो से लोड हो गया फ्लाइट में। यही फ्लाइट जब मॉन्ट्रियल पहुंची, टोरंटो से मॉन्ट्रियल, इसी फ्लाइट का नाम हो गया 182 और हवाई जहाज का नाम दिया गया कनिष्क। 307 यात्री थे, 22 क्रू मेंबर, 329 लोग प्लस मंजीत सिंह का ये सूटकेस। आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि मंजीत सिंह नामक ये शख्स कभी इस जहाज में चढ़ा ही नहीं, मतलब आया था तो केवल सूटकेस। कितनी भारी चूक सुरक्षा की, कितनी भारी चूक कि एक टाइम बॉम्ब इसमें रखा था। मंजीत सिंह नामक ये शख्स कभी भी चढ़ा ही नहीं उस फ्लाइट के अंदर, और ये जब आयरिश जोन में पहुंचा तो यही सूटकेस ब्लास्ट कर जाता है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात सामने आई कि उसी दिन वैंकूवर से एक सूटकेस और लोड हुआ। एक सूटकेस और लोड होता है फ्लाइट नंबर आई थिंक 302 में। यह फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी। इस फ्लाइट को पहले जाना था टोक्यो और टोक्यो से जाना था इंडिया। इस सूटकेस को लोड कराया था एल सिंह नामक व्यक्ति ने। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जब फ्लाइट टोक्यो पहुंची है तो ये तो ब्लास्ट जब टोक्यो में सामान को इधर उधर किया जा रहा था उसी समय टोक्यो में वो ब्लास्ट कर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट चलता है। टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट के चलते जापान और अमेरिका में कुछ घंटे आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो टाइम सेविंग का कॉन्सेप्ट इनको पता नहीं था। वो जो बम 1 घंटे बाद फटना था वो बम 1 घंटे पहले फट गया टोक्यो एयरपोर्ट पर। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता टाइम सेविंग वाला कॉन्सेप्ट, डे सेविंग बोलते हैं उसको, डे सेविंग लाइट का जो कॉन्सेप्ट था, अगर वो कॉन्सेप्ट इन लोगों को पता होता तो वो जो टोक्यो में सामान जो इंडिया वाली फ्लाइट में लोड होना था वहां पर भी कनिष्क जैसा एक हादसा होता। बस भगवान का शुक्रगुजार रखिए कि वो वहां पर जो कार्गो बदल रहे थे, सामान बदल रहे थे, वो वहीं पर ब्लास्ट कर जाता है। इस शख्स का नाम एल सिंह था, इस शख्स का नाम एम सिंह। ना तो एल सिंह कभी हवाई जहाज में चढ़ा, ना एम सिंह कभी हवाई जहाज में चढ़ा। एल सिंह, एम सिंह, एम सिंह मंजीत सिंह। और कनाडा की पुलिस बाद तक भी इन लोगों को ढूंढ नहीं पाई कि कौन एम सिंह है, कौन एल सिंह है। जांच शुरू हुई। बात कहानी आप समझ गए कि किस तरीके से सूटकेस को टोरंटो में चेक करने के बावजूद भी असल में चेक हो नहीं पाया। PDD-4 नामक ये मशीन ने ट्रेस किया था कि कुछ है गड़बड़, लेकिन कनाडियन एजेंसीज ने इग्नोर किया। एक्सरे मशीन खराब थी। जिसका ये सूटकेस था उसने केवल सूटकेस लोड कराया हवाई जहाज में और ये सूटकेसों को लेकर हवाई जहाज उड़ रहे थे। बस कनिष्क में ब्लास्ट हो गया और वो टोक्यो पर उतरा। जैसे ही वो कनाडियन पैसिफिक एयरलाइंस अपना सामान उतारकर इंडिया वाली फ्लाइट में रखने जा रही थी, बीच में ही वो टोक्यो एयरपोर्ट पे ब्लास्ट कर जहां 2 लोगों की डेथ हो जाती है। कनाडियन एजेंसीज पर दबाव पड़ा कि भाई ये क्या हुआ है आपके देश में कि मार दिए 329 लोग इन खालिस्तानियों ने, जांच कीजिए। परमार को अरेस्ट किया गया। कोई सबूत नहीं मिला इस शख्स के पास सबूत नहीं मिला। बाद में इसे रिहा कर दिया गया। इसकी जो इंटेंशन है वो इस बात से साफ जाहिर होती है कि ये शख्स, जब बब्बर खालसा का फाउंडर यही है, ये शख्स उसके बाद पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद ये इंडिया भी आया जहां इसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बाद में रिपुदमन सिंह मलिक की बताया जाता है कि एक शूट आउट में इसकी हत्या कर दी गई। ये वहीं पहुंचे जहां इनको पहुंचना चाहिए था। मेरे प्यारे साथियों, ये तो एक घटना है। सर इसमें कनाडा कहां आता है? कनाडा के ऊपर सवाल क्यों उठता है? कनाडा की एजेंसीज ये कहती हैं कि हमने 40,800 करोड़ रुपए इसकी जांच पे खर्च किए हैं, लेकिन आज तक हमें कोई सबूत मिला नहीं। एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि जो तेजेंद्र सिंह परमार था, इसकी फोन टेप ये लोग कर रहे थे। राजीव गांधी जब आए थे तब एक कोड पता चला कि कहानी लिख दी क्या? इसने कहा एक शख्स से, दूसरे ने कहा अभी नहीं लेगी कि लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पता चला कि कहानी लिखने का अर्थ टिकट बुक करा लिया कि नहीं कराया, कर टिकट बुक कराइए, खुद मत जाना, सूटकेस लोड करा देना। इसने गैरी बॉल्ट नामक एक अपराधी को संपर्क किया था। वो शख्स जिससे इसने संपर्क किया था इस बात के लिए कि भाई एक काम कर दे, हमारा ये सूटकेस उस जहाज में पहुंचा देना, $2 लाख दूंगा, वर्तमान के हिसाब से $5 लाख। उसने खुद पुलिस में जाके बताई थी ये बात कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है
इन फ्लाइट्स पे। क्या कि आपको कैसे पता? कि मुझे ऐसे पता कि मेरे पास एक व्यक्ति पैसे लेकर आया था, तेजेंद्र सिंह परमार। उसने कहा था कि तू इस सूटकेस को हवाई जहाज में लाद दे, हम तेरे का क्या करेंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, कनाडियन पुलिस चुप। मैंने कहा ना कि उनको क्या फर्क पड़ता है, भूरे लड़ मरे, गोरे चुप रहे। उन्हें लगा कि मामला जो है हिंदू सिख बीच में, इसको कनाडा से क्या मतलब है। और ऐसे तमाम इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मिटा दी गई, ये भी आता है। जांच आयोग बना, जांच आयोग को कुछ नहीं मिला। ठीक है, कनाडा कहती है कि हमको कुछ भी इसमें नहीं मिला। देखिए एक बात ध्यान रखो, काश जब ये शख्स जो मेरे पीछे है, जब ये पंजाब में 2 पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर करके भागा था, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि इसको हमारे हवाले करो, ये हमारा विक्टिम है, ये हमारा विक्टिम है। लेकिन पीरे ट्रूडो ने इसको दिया नहीं था। बाद में इसने ये संगठन खड़ा किया, संगठन खड़ा करके जो कनिष्क जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। बाद में खालिस्तानियों ने एक नई थ्योरी भी गढ़ी। उन्होंने कहा कि तेजिंदर सिंह परमार रॉ का एजेंट था और उसने इस हवाई जहाज को इसलिए उड़ा दिया ताकि खालिस्तानियों की इमेज खराब की जा सके। शर्म करो, लिहाज करो। ठीक है, आज की क्या स्थिति है? आज तक भी मैंने बताया कि ये पंजाब में एनकाउंटर में मारा गया, रिपुदमन सिंह में लेके शूट आउट में मारा गया। लेकिन अभी तक, आज तक सरकार को नहीं पता कि मनजीत सिंह कौन था, कौन एल सिंह था। कनाडियन पुलिस जो अपने आप को बहुत एडवांस होने का दावा करती है, उसको आज तक पता नहीं चला कि कौन थे ये लोग। पता नहीं चला या पता चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि इनकी सरकार चलती ही इनके दम पे है, इनके दम पे सरकार चलती है इनकी। जगमीत सिंह मैंने सच बताया था। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कनाडा की लापरवाही एकदम साफ थी, ना उसने भारत के लोगों, भारतीयों को इन लोगों को सौंपने की कोई इच्छा जताई। ये है इनका सच। अपने देश में दूसरे देश के खिलाफ साजिशें कराओ, ठीक है, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कुछ कहें या कोई एक्शन लें तो ये आरोप लगाने शुरू करो कि फलाना देश किसी गैंग के माध्यम से हमारे यहाँ ये कार्रवाई करा रहा है। क्या दोगलेपन का चेहरा है ये। तुम रक्षा करोगे नहीं, हमें करने दोगे नहीं, तो क्या अपने देश की संप्रभुता, अपने देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ते हैं क्या? नहीं होगा साहब ऐसा। तुम नहीं करोगे तो अपनी रक्षा हम खुद करेंगे। ये थी कहानी कनिष्क में हादसे की, जिसकी चर्चा बार बार उठती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर कनाडा इतना बेवकूफ हुआ फिर रहा है, उसकी मौन रखा उसकी हत्या पर। लेकिन इन जो कनिष्क में जो लोग मारे गए, उसको लेकर कोई सिंपैथी इनकी नज़रों में नहीं है। जो लोग मारे गए थे उनमें 200 से अधिक लोग कनाडियाई मूल के इंडियन थे, जो रिश्तेदारों से मिलने आ रहे थे, नवजात बच्चे थे। यार ये क्या मांग है तुम्हारी? किसने सिखाया है तुम्हें ये सब? ऐसा ऐसा करके क्या पाना चाहते हो? सिवा नरक के कुछ नहीं मिलेगा, ये हम लिख के दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, और मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई चर्चा के साथ मेरे प्यारे साथियों। तब तक बने रहिए। जो लोग नए हैं, जो लोग थोड़ा रुचि रखते हैं इन सब चीज़ों को जानने में, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मिलेंगे। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।